तो ये शुरुआत करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, और यहीं से शुरुआत होती है भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो पहला चैप्टर है कि भारतीय संविधान का विकास। तो इस विकास को हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल चैप्टर है और याद करने में तकलीफ होती है। देखिए होता क्या है कि 1599 में एक कंपनी बनती है इंग्लैंड में, ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहाँ 1600 में एक चार्टर एक्ट पारित होता है, और महारानी जो एलिजाबेथ होती हैं वो इस कंपनी को, महारानी एलिजाबेथ जो है इस कंपनी को 15 साल के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति दे देती हैं। तो ये 15 साल के लिए एक अधिकार का व्यापार था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगी और वो पूर्वी देशों में व्यापार करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा ही किया। 1600 से लेकर यदि आप 1772 तक का ये पीरियड देखेंगे तो इस कंपनी का उद्देश्य मात्र व्यापार होता है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, इस दौर के बाद इस कंपनी ने बहुत सारे युद्ध जीत लिए यहाँ, जैसे कि प्लासी का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जीता। तो इसके बाद कंपनी को लगा कि हम यहाँ प्रॉफिट भी कर रहे हैं, युद्ध भी जीत रहे हैं, तो अब हमें यहाँ व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी देखना चाहिए। क्योंकि यदि हम प्रशासन देखेंगे तो जो टैक्स वगैरह की व्यवस्था है वो हमारे हिसाब से चलेगी और हमें और लाभ होगा। तो ये दौर आता है 1772 से 1857 तक का, जब ये लोग व्यापार और प्रशासन दोनों देख रहे हैं। यहाँ कौन देख रहा है ये कंफर्म करिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी चीज़ और ये भी चीज़। लेकिन 1857 में होती है एक क्रांति, और इस क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का गहराई से दमन किया जाता है। बहुत ज़्यादा आलोचना के साथ साथ क्रांतियाँ देखने को मिलती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिससे कि अब जो 1857 से लेकर 1947 तक का दौर है ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार देखेगी। यानी कि अब इस दौर में जितने भी नियम कानून बनेंगे वो इंग्लैंड की महारानी के द्वारा बनेंगे, यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनेंगे। तो इन्हीं के बीच में जो भी जो नियम आते हैं उनको ही हमें पढ़ना है। जैसे ये दौर जो आप देख रहे हैं, इस दौर में हमें कुछ एक्ट और नियम जो बनाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो पढ़ने, जैसे इसकी 1773 का, 1793, 1813, 1833, 1853, 1861, ये अपन पढ़ेंगे। एक मिनट, 1772। तो ये सारे जो एक्ट आप देख रहे हैं ये हम इसके दौरान पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार और प्रशासन यहाँ दोनों कर रही है। इसके बाद जब ये दौर आएगा तो इस दौर में हम लोग पढ़ेंगे 1909 पढ़ेंगे, 1919 पढ़ेंगे, 1861 पढ़ेंगे, 1892 पढ़ेंगे और 1935 पढ़ेंगे। तो ये है इस चैप्टर की ब्रीफिंग कि सबसे पहले 1599 में एक कंपनी बनती है। उस कंपनी को 1600 में एक चार्टर एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ कहती हैं कि जाओ भाई पूर्वी देशों में व्यापार करो। ये एकाधिकार था 15 वर्षों के लिए। कंपनी 1600 से 1772 तक अपना व्यापारिक उद्देश्य ही रखती है और व्यापार करती है। लेकिन इस दौर के बाद इसने कुछ युद्ध जीते, इसे लगा व्यापार और प्रशासन दोनों देखना चाहिए। तो 72 से लेकर 1857 तक कंपनी इन सारे एक्टों के तहत बहुत सारे नियम बनाती है इस देश के लिए। और जब कंपनी को गहराई से दमन देखना पड़ता है, कुछ क्रांतियाँ देखनी पड़ती हैं, तो फिर ब्रिटिश क्राउन आता है और क्राउन के अंतर्गत बहुत सारे नियम बनते हैं, जो कि ये हैं 61, 92, 1909, 1919 और 1935। अब इन्हीं सारे नियमों को हम एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि हर एक रेगुलेटिंग एक्ट जो आया उसके क्या मायने थे, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, उसके क्या प्रमुख बिंदु थे और वो क्या क्या लेकर आया। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान का विकास, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास ब्रिटिश शासन के दौरान पारित किए गए विभिन्न अधिनियमों पर आधारित है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से अधिनियमों पर ये पूरा चैप्टर जो है डेवलप हुआ है। ये सारे जो भी हमने ब्रीफिंग की थी। शुरुआत करते हैं 1773 से 1857 के दौर की। ये दौर है ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर, जहां ये लोग व्यापार प्लस प्रशासन दोनों देखेंगे। आप इतना समझ चुके होंगे। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। पृष्ठभूमि क्या थी इसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी के असंगठित शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम। एक यहाँ मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। फ्लो चार्ट में अपने ब्रिटिश संसद द्वारा पहला अधिनियम, तो ईस्ट इंडिया कंपनी
असंगठित शासन को नियंत्रित करेगी। लेकिन ब्रिटिश संसद ये नियम क्यों पारित करी है? देखिए हुआ क्या कि 1772 तक इस कंपनी ने प्रॉफिट तो बहुत बना लिया था, लेकिन कंपनी के जो आंतरिक कर्मचारी थे वो घूसखोर थे, इसलिए कंपनी को उतना लाभ नहीं हुआ जितना लाभ होना चाहिए। कंपनी घाटे में चल रही थी। तो कंपनी ने ब्रिटिश संसद से कहा कि भाई हमें आप लोन दे दीजिए, और ब्रिटिश संसद ने लगभग 1 मिलियन पाउंड का इन्हें लोन दिया, जिसके तहत ये शर्त रखी ब्रिटिश संसद ने कि अब कंपनी जो भारत देश के अंदर एक्ट बनाएगी या कानून बनाएगी या प्रशासन जो करेगी, उन प्रशासनों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश संसद करेगी, या फिर ब्रिटिश संसद उसके लिए नियम या कानून बनाएगी। तो वही ये बना रही है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल की गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया प्रथमतः वारन हेस्टिंग्स। क्या हो रहा है ये देखिए, जब कंपनी शासन कर रही थी यानी कि 1773 से पहले, तो यहाँ 3 प्रेसिडेंसीज बनाई जा चुकी थी। एक थी मुंबई, एक थी मद्रास और एक थी बंगाल। मुंबई, मद्रास और बंगाल। तो इनमें गवर्नर हुआ करता था, ये कंपनी का हुआ करता था गवर्नर। लेकिन इस एक्ट के बाद इसी गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कुछ अलग नहीं हुआ, बस ये जो गवर्नर है वही गवर्नर जनरल हो गया। अगर आप वारन हेस्टिंग्स को देखें तो ये पहले बंगाल का गवर्नर था, क्योंकि ये 3 प्रेसिडेंसीज हैं ना, तो ये बंदा पहले बंगाल का गवर्नर था, अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है। और अब इस एक्ट के तहत और क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, और मुख्य न्यायाधीश थे इसके एलिजा एम्पे। कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल को 4 सदस्यीय परिषद दी गई। कंपनी पर नियंत्रण, कंपनी के निदेशकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया गया। तो आपको हर चीज़ की ब्रीफिंग देते चलेंगे जिससे कि आप कन्फर्म रहें। देखिए 1773 का सबसे पहला एक्ट आया, क्या क्या हुआ? एक अपने को 1774 में सुप्रीम कोर्ट मिल गया, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा 1773 में जो गवर्नर हुआ करता था तीनों प्रेसिडेंसीज में, गवर्नर, वो क्या हो गया? गवर्नर जनरल, नंबर 1। ये चीज़ें हो गई। और 20 साल के लिए यहाँ शासन भी बढ़ा दिया गया। मतलब एकाधिकार जो शासन चल रहा था ना, जो कंपनी लेके आई थी 15 वर्षों के लिए, तो एकाधिकार अभी भी चल रहा है। 1773 से 93 कर दिया कि भाई पूर्वी देशों में जो व्यापार करेगी वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो इतनी चीज़ें हुई। और ये गवर्नर जनरल जो था, इसके लिए क्योंकि ये जो नियम बनाएगा, रेगुलेटरी एक्ट बनाएगा, उसकी मदद के लिए भी बंदे चाहिए। एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। तो क्या क्या हुआ? 1773 में सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर से गवर्नर जनरल, 20 वर्ष इनका और कार्यकाल बढ़ा, और 4 सदस्यीय टीम तैयार हुई। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। ये क्या था? अब देखो हुआ क्या, चक्कर ये पड़ गया यहाँ पे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया और यहाँ ये गवर्नर जनरल भी है, लेकिन इन दोनों को ये तो पता ही नहीं था कि भैया हमारी पावर क्या है, हमारे कार्यक्षेत्र क्या है। तो कभी ये बंदा इनके कार्यक्षेत्र में धस जाता था और कभी ये बंदा यहाँ एंटर कर जाता था। इससे हो रही थी समस्या, जिसके लिए आता है ये एक्ट। 1773 की एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का सीमीकरण किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो अपनी यहाँ तक रहेंगी और इनकी जो शक्तियां हैं वो यहाँ तक रहेंगी। सबको बता दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को राजस्व और प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका। सुप्रीम कोर्ट को ये कन्फर्म कर दिया कि भैया तुम राजस्व के मामले और प्रशासनिक मामले ये नहीं देखोगे, इनमें कोई भी बातचीत नहीं करोगे, ये गवर्नर जनरल देखेगा। चलिए, कानूनी अधिकार क्षेत्र, भारतीयों की धार्मिक और सामाजिक मामलों में स्थानीय कानूनों को प्राथमिकता दी जाएगी। हो क्या रहा था कि अब ये बंदा जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ बना, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीफ जस्टिस आ रहे थे या अन्य जो न्यायाधीश आ रहे थे वो सारे इंग्लैंड के थे। तो उन्हें बेसिकली क्या था कि भारत की जो धार्मिक व्यवस्था है, भारत की जो रीति रिवाज है, भारत की जो लोकेलिटी थी, उनका ज्ञान नहीं था। तो उनके फैसले कंप्लीटली नाराज कर रहे थे भारतीय जनता को बहुत बुरी तरीके से। इसके लिए ये भी बात कही गई। आगे बढ़िए। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आता है, ये क्या कहता है? पृष्ठभूमि, कंपनी के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करना। जो कंपनी का प्रशासन है, कंपनी यहाँ कैसे प्रशासन कर रही है, कैसे काम कर रही है, उस पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर डायरेक्ट नियंत्रण चाहती है ब्रिटिश की संसद, यानी इंग्लैंड की संसद। कैसे करती है? देखिए, एक बनाती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 6 सदस्यीय बोर्ड होता है, ये इनके राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करता है। हुआ क्या, देखिए, जब ये कंपनी बनी 1600 में, तो इस कंपनी के पास थे 24 डायरेक्टर,
इनको कहते थे COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या करते थे, व्यापार देखते थे, व्यापार के लिए नियम बनाते थे। कंपनी ने सोचा कि व्यापार के साथ साथ प्रशासनिक मामले जो हैं उनको ब्रिटिश संसद चाहती थी कि उन पर भी हमारा नियंत्रण रहे, तो उसी के लिए बना 6 लोगों का पैनल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये द्वैध शासन कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। हाँ, तो राजनीतिक कार्यों के लिए कौन बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य, और यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्य। ये आप समझ चुके होंगे। गवर्नर जनरल की शक्तियां, गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण दिया गया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था 3 प्रेसिडेंसीज बनी थी, मद्रास, मुंबई, बम्बई, तब बम्बई था, अब मुंबई है, और वेस्ट बंगाल। तो इस बंदे को जो है इनकी भी पावर देगी, क्योंकि ये अब इनके ऊपर हो गया। पहले अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी। 1773 में गवर्नर से गवर्नर जनरल बने थे। अभी एक बार और ब्रीफिंग कर देंगे, अभी आप ध्यान से देखते जाइए कि क्या हो रहा है। 1774 की यदि आप ब्रीफिंग देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया 6 सदस्यों का, द्वैध शासन आया, यानी कि वाणिज्यिक जो व्यापार है उसके लिए 24 लोग अलग होंगे, राजनीतिक मामलों के लिए 6 लोग अलग होंगे। शक्तियों में आपने देखा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास पर नियंत्रण करवा दिया गया। 86 क्या कहता है, पृष्ठभूमि, लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष अधिकार देने के लिए लाया गया। अब ये हिस्ट्री का पूरा गेम है। वारेन हेस्टिंग्स जो था उस वक्त उससे बन नहीं रही थी ब्रिटिश संसद की, तो फिर उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा। अब हुआ क्या इसमें, बेसिकली ये यदि आप याद ना भी रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप एक बार सुन जरूर लेंगे। सैन्य और नागरिक शक्तियों का विलय कर दिया गया। गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद दिया गया। जो कमांडर इन चीफ यानी कि सेना की सबसे बड़ी शक्ति थी वो भी गवर्नर जनरल के अंडर आई। और बीटो पावर, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को बीटो करने का अधिकार मिला। बीटो का मतलब होता है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी 4 लोगों की, उसने निर्णय कहा किसी चीज़ को कि हाँ, लेकिन गवर्नर अकेले को वो निर्णय पसंद नहीं है तो गवर्नर ना कह देगा, यानी बीटो ले लेगा, तो वो निर्णय मान्य नहीं होगा। इसको बीटो बोलते हैं। आप ये 86 वाला याद ना भी करना चाहें तो चल जाएगा। 1793 लीजिए आप। 1793 क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ये फैक्ट तो आप वैसे ही याद कर लो एक हल्की सी ब्रीफिंग में। 1773, 93, 13, 33 और 53, यहाँ 20 वर्ष बढ़ेंगे, यहाँ 20 वर्ष बढ़ेंगे, यहाँ भी 20 वर्ष बढ़ेंगे। बस यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट लग जाएगा कि एकाधिकार, आंशिक एकाधिकार बचेगा। अभी वो आगे बताएंगे आपको, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आंशिक एकाधिकार, और ये 20-20 वर्ष करके ऐसे ही चलेगा। यहाँ एकाधिकार कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। मतलब 1773 से 20 वर्ष बढ़ाया, 93 में फिर 20 वर्ष बढ़ा देते हैं, 1813 में ये 20 वर्ष बढ़ाएंगे पर कुछ शर्तों के साथ, और 33 में द एंड होगा। चलिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया। कंपनी का राजस्व अधिकार, कंपनी को भारत में 20 वर्षों तक राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया गया। ये तो अपन यहाँ बात कर ही चुके हैं। राजस्व यानी कि टैक्स इनको एकत्रित करने का अधिकार था। न्यायिक सुधार, कंपनी के एक अधिकारों को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई। भाई कंपनी अब न्यायिक शक्तियों पर भी काम कर सकती थी। आपको याद क्या रखना है 1793 में, आप वो समझे कि 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और कंपनी को टैक्स कलेक्शन की जो है ताकत दी गई थी। 1813 पे आइए। पृष्ठभूमि, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। आंशिक एकाधिकार बचा, मतलब क्या है, अब तक क्या था 1813 से पहले तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली एक कंपनी थी जो ब्रिटेन से पूर्वी देशों में यानी कि स्पेशली इंडिया में व्यापार कर सकती थी। लेकिन अब इस कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो वहाँ जाकर अमीरी झाड़ रहे थे। तो ब्रिटेन की अन्य कंपनी और अन्य लोग भी जिन्होंने दबाव बनाया ब्रिटिश संसद पे कि यार भाई साहब हम पागल थोड़ी हैं कि भाई हमको कोई काम करने को यहाँ नहीं मिल रहा है, हमको भी दीजिए। तो संसद ने फिर ये फैसला किया कि भैया अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास केवल चाय का और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा है इसका एकाधिकार रहेगा, ये कोई नहीं करेगा। बाकी सारी चीज़ें सबके लिए खुली हैं, सबके लिए ओपन है, सब कोई कर सकता है। एकाधिकार का अंत, भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त। चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा। यही तो अभी हमने आपको बताया। शिक्षा और मिशनरी, भारत में ईसाई मिशनरियों को शिक्षा और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ये लोग अब पूरी तरीके से चाहते थे, क्योंकि 1813 तक आते आते लगभग संपूर्ण भारत, यदि आप 1845 का पंजाब छोड़ दें
अब तक ये संपूर्ण भारत जीत चुके हैं, ये सारे युद्धों को जीत चुके हैं। इन्होंने मराठाओं को हरा दिया है, मैसूर को हरा दिया है, प्लासी जीत लिया है, दिल्ली जीत ली है, लगभग भारत के संपूर्ण राजाओं को नस्तो नाबूद कर दिया है। अब ये कंप्लीटली समझ चुके हैं कि हम भारत पर पूर्णतः राज करेंगे। तो इन्हें ये लगा कि अब पूरी जनता तो ब्रिटेन से बोला ही नहीं जा सकती। तो इन्होंने सोचा कि यार क्या करें, भारतीयों को ही पढ़ाओ और भारतीयों को ही कम पैसों में, क्योंकि यहाँ से कम पैसे वाल क्योंकि भारत में अब तक अधिकार नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं कि कोई बंदा अधिकार मांगेगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था, वहाँ हड़ताल हो जाती थी, वहाँ मजदूरों के अधिकार थे, सबके अधिकार थे। तो ये कम पैसों में मजदूरी चाहते थे, तो इन्होंने यहीं के लोगों को पढ़ाने की प्लानिंग बनाई, जिसके लिए उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। ईसाई मिशनरी आए और उन्होंने अपने धर्म प्रचार पर जोर दिया कि हमारे धार्मिक कार्यक्रम हो यहाँ और धर्म का जो हमारी व्यवस्था है वो बढ़े। संवैधानिक प्रावधान, भारतीयों के लिए कानूनी समानता का सिद्धांत स्थापित किया गया कि जो कानून की समानता है वो सबके लिए एक जैसी होगी। अब आते हैं 1833 पर। पृष्ठभूमि, भारत में केंद्रीकृत शासन प्रशासन की स्थापना। मतलब क्या है, देखो 1773 में क्या हुआ था, एक था गवर्नर, जो हुआ गवर्नर जनरल। 1833 में क्या होगा, एक था गवर्नर जनरल, जो होगा अब भारत का गवर्नर जनरल। बस ये इसमें डिफरेंस हुआ। तो केंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब है कि इन सारी प्रेसिडेंसीज के लिए जो भी अब तक बन चुकी थी, इनके लिए एक होगा बीजीजी, भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल की गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ जो गवर्नर से गवर्नर जनरल बना था वो था वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ जो है भैया वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ गवर्नर से गवर्नर जनरल बना था, यहाँ गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना है। इसी ध्यान देनी है, इसलिए इस बात को रट लेना है कि 1833 में केंद्रीकरण की व्यवस्था आई थी, यानी केंद्रीकृत प्रशासन आया था। जो प्रेसिडेंसीज थी उनकी पूरी पावर को उठाकर केंद्र में समेट दिया गया था, इसीलिए एक गवर्नर जनरल बना था जो पूरे भारत का था। विधायी एकीकरण, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। तो जो गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए बना, उसको पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। सिविल सेवाओं का आधार, भारतीयों को सिविल सेवाओं में भाग लेने का अधिकार दिया गया, लेकिन व्यवहार में नहीं। 1833 में ये बात चलने लगी थी कि सिविल सेवाओं की जो परीक्षाएं हैं वो करवाई जाएं, लेकिन अभी ये व्यवहार में सक्सेस नहीं हो पाया। मतलब ये कानून तो आया, लागू नहीं हो पाया। 53 पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि, कंपनी के शासन को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम। क्यों ऐसा क्यों कहा गया इस एक्ट में कि कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त करने के लिए ये पहला कदम था। 1857 की क्रांति के बाद तो लगभग कंपनी का पूरा प्रशासन बंद हो जाएगा, समरी में मैंने बताया था, और ब्रिटिश क्राउन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये अभी क्यों कह रहे हैं, सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। 1833 में एक्ट आया था पर व्यवहार में शुरू नहीं हो पाई थी, इस एक्ट के तहत शुरू हो गई। विधान परिषद का विस्तार, विधानसभा में 6 नए सदस्य जोड़े गए। इस सदस्यों का एक ऐसा क्रम है कि हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं आपको इतनी प्यारी समरी देता हूं कि आप वो समझे। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, 1773 से हमने कहानी अपनी शुरू करी और लास्ट का एक्ट अभी हम ये 1853 का पढ़ रहे हैं। यहाँ एक था गवर्नर जनरल और इसके साथ 4 और सदस्य थे। आपको बिल्कुल याद नहीं रखना क्योंकि कंफ्यूज हो गए। 1773 से 1853 तक ये बड़ा घटी चलती रहेगी, कभी 4 सदस्य 3 होंगे, कभी 5 होंगे, बिल्कुल याद मत रखो। आप ये देखो कि ये कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ भी ऐसी ही रहेगी, यानी गवर्नर जनरल रहेंगे और 4 सदस्य रहेंगे। लेकिन 1853 का जो एक्ट आता है, यहाँ ये कहानी तो ऐसी रहेगी, गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य। हाँ, यहाँ अब क्या करेंगे, 6 सदस्य जो है और जोड़ेंगे। तो आपको कंफर्म रखना है कि हम कहाँ से चले थे, 1770 चले थे, 1853 तक आए, गवर्नर जनरल था और 4 सदस्य थे। बस इस 4 सदस्य में अब ये 6 सदस्य और नए आए, इसी बोल रहे हैं विधान परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। कंपनी का शासन अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। हाँ 1800 ये नहीं देखा मतलब बताया। हाँ देखिए 1813 में कंपनी को आंशिक एकाधिकार तक लाए थे ये लोग। चाय और चीन का अभी भी ऐसा व्यापार था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन 1833 में, यहाँ कोने में लिख लीजिएगा, ये आप लोग नोट्स में सब चीज़ें डाल पाना संभव नहीं हो पाता। 1833 में ये व्यापार कंपनी का जो एकाधिकार था वो कंप्लीटली खत्म हुआ, यानी लिख देते हैं
एकाधिकार समाप्त, हर चीज के लिए। चलिए, कंपनी का शासन अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया, मतलब कंपनी का एकाधिकार खत्म हो चुका है, कंपनी अभी भी यहाँ पर है और इसका वो वाला अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया, लेकिन इसे ब्रिटिश संसद कभी भी समाप्त कर सकती है। मतलब कंपनी भी अपना व्यापार करे और जो भी कर रही है करती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रिटिश संसद को, लेकिन जब चाहे इसे समाप्त कर सकती है। अब कहानी शुरू होती है 1858 की। चलिए, छोटी सी एक समरी ले लेते हैं इसकी। हमने पहले ही बताया था आपको कि 1772 से चलेंगे हम लोग 1857 तक, व्यापार प्लस प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 से 1947 तक चलेंगे, पूरा गेम रहेगा क्राउन का। यहाँ हमने कुछ एक्ट पढ़े थे, 1773, 1793, 1813, 1833, 1853, यही मुख्य थे। यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट आपको मिला था, गवर्नर जो था वो गवर्नर जनरल बन गया था। 1793 में 20 साल के लिए व्यापार और बढ़ा दिया गया था। यहाँ जो गवर्नर जनरल था इसके पास 4 सदस्य थे अपनी बातचीत करने के लिए। 1813 में आपको मैंने बताया था कि 1813 में ईसाई मिशनरीज आए थे, धर्म पर बात हुई थी, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। शिक्षा पर बात हुई थी, शिक्षा के लिए बजट जारी किया था। 1813 में व्यापार आंशिक हुआ था, चाय और चीन के साथ ही केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, बाकी नहीं कर सकती थी। 1833 में व्यापार कंप्लीटली खत्म हुआ। गवर्नर जनरल जो था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। 1853 में इसके साथ जो 4 सदस्य थे उसमें 6 सदस्य और नए जोड़े गए थे। ये सारी चीज़ें हुई थी, ये आपको कंप्लीटली इसकी समरी रही। बाकी मैं ऊपर एक एक एक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं 1858 के बाद जो भी एक्ट आए। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, मैं जानता हूँ आप इसमें बोरिंग महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ थोड़ी अच्छे से बताई जाए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण संभाला, जो पहले बता चुके हैं। कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त है, भारत ब्रिटिश ताज के अधीन आया। भारत का राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया। वायसराय गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। प्रथम था लॉर्ड कैनिंग। क्या हो गया आप सोच रहे होगे, बता तो गए, जल्दी जल्दी बताओ तो गेम क्या चला। देखिए 1833 में क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 में क्रांति हुई, इसके बाद इसी का नाम कर दिया वायसराय। ओके, यहाँ तक आप एक कहानी को देखते आए होंगे कि एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 सदस्य थे, इसमें 24 सदस्य थे। ये सब कुछ नाटक नौटंकी भंग की गई और वायसराय के लिए एक परिषद बनाई गई, जिस परिषद में 15 लोग थे। मान लो आप इन्हीं को इसमें चेंज कर दिया गया और वायसराय के लिए एक राज्य सचिव का पद भी बनाया गया। जो राज्य सचिव का पद और ये दोनों मिलकर इनकी होम मिनिस्ट्री हो गई, कह सकते हो आप, गृह मंत्रालय हो गया इनका। वायसराय के लिए एक राज्य सचिव का पद, कि एक वायसराय होगा, एक राज्य सचिव होगा, और इनके लिए एक परिषद जिसमें 15 लोग होंगे। तो पहले बीजीजी था, मानी भारत का गवर्नर जनरल, वो वायसराय हो गया। ये दोनों थे, इसमें बदल गए। तो यही इसमें आपने 1858 वाले एक्ट में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं 1861 का। पृष्ठभूमि, भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी देना। हाँ, अभी आपने देखा कि चूंकि 1858 के एक्ट के बाद यानी क्रांति हो चुकी, फिर एक्ट आया, इनका लचीलापन आपको दिखेगा भारत के प्रति। अभी 1861 में आप देख रहे हो कि ये सीमित राजनीतिक अधिकार देंगे। फिर आप 1892 में पाओगे कि ये बजट पर बात करने का अधिकार देंगे, प्रश्न पूछने का अधिकार देंगे और अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी होगा। उसके बाद आप 1909 में पाओगे कि अभी मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, समरी देखो आप, मज़ा आएगा आपको। 1909 में देखोगे कि ये और टूट जाएंगे। अब ये प्रश्न पूछने देंगे, बजट पर बात करने देंगे, पूरक प्रश्न भी पूछने देंगे, आपको मतदान का अधिकार भी दे देंगे और पृथक निर्वाचक मंडल भी आ जाएगा, सब बताएंगे भी। 1909 में ये और लचीले हो जाएंगे, मतदान का विस्तार हो जाए, जो मतदान आप देंगे उसका भी विस्तार हो जाएगा, महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल जाएगा और भारतीयों की भागीदारी लगातार बढ़ती चली जाएगी। यहाँ से सदस्य लगातार बढ़ते चले जाएंगे। एक समरी और आपको देंगे क्योंकि सदस्यों में हाईली कन्फ्यूजन होता है। देखिए 1853 तक आते आते हम कहाँ पहुँचे, गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य उसके, प्लस 6 सदस्य और,
राइट है। 1800 आप यहाँ पर पहुँच गए 6 सदस्य पर। 1861 में आइए तो आप देखेंगे कि विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। कौन थे ये 6 सदस्य जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, 6 सदस्य इसमें और ऐड कीजिए, यानी कि अब 1861 में इनके अलावा 12 सदस्य और आए। ये 6 से 12 हो गए जो अलग हैं, फर्जी हैं, यानी कि ये तो डिस्ट्रॉय हो गई और वायसराय प्लस परिषद बन चुकी थी। इन सदस्यों की बात कर रहा हूँ मैं। ये 1861 में 6 से 12 हैं, 1892 में ये 12 से 16 होंगे, 1909 में ये 16 से 60 होंगे, और इनकी भागीदारी बढ़ती जाएगी। आगे हम आपको बताते चलेंगे। ये सदस्य आपको याद नहीं करने, लेकिन ये सदस्य आपको ये दिखाते हैं कि इनका लचीलापन भारत के लिए लगातार बढ़ रहा है। ये दिमाग में होना चाहिए, जिससे वो फ्लो याद रहता है। ये हो गया विकेंद्रीकरण। प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई, लेकिन वायसराय की स्वीकृति आवश्यक। जो भी भारत के अंदर प्रांत हैं, यानी कि प्रेसिडेंसी आप बोल सकते हैं, अब ये भी लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर एक बंदा बैठा है, वो है वायसराय। उससे स्वीकृति लो, कानून बनाओ। कार्यकारी परिषद के सदस्यों को विभागों का प्रभार दिया गया। अच्छा, पोर्टफोलियो का जनक भी बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग को। क्यों बोलते हैं? जो आज आप लोग एक व्यवस्था देखते हैं यहाँ कि भाई गृह मंत्रालय अलग है, शिक्षा मंत्रालय अलग है, सबके पास अलग अलग विभाग हैं, इस व्यवस्था को आप कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने ही जन्म दिया था। जो कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, उनको विभागों का प्रभार दिया गया। आते हैं 1892 पर। पृष्ठभूमि समझिए। भारतीयों की राजनीतिक मांगों को आंशिक रूप से स्वीकार करना। मैंने बोला था लचीलापन बढ़ेगा। 1861 में ये कुछ और थे, 1892 में अभी ये सब कुछ देंगे आपको। क्या क्या देंगे समझिए। विधान परिषदों का विस्तार, सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। बड़ी संख्या कैसे बढ़ी? ये 12 से अब 60। ये अब सबसे पहले 6 सदस्य थे जब हमने देखा था। 61 में आके ये 6 से 10 या 12 बोल सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिखाएंगे आपको। यहाँ ये 12 से 16 हो गए। इस एक्ट में ये 12 से 16 हो चुके हैं। याद नहीं रखना आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रतिनिधित्व, सीमित चुनाव प्रणाली शुरू की गई। जमींदार, व्यापारियों आदि द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। क्या लिखा है ये? अब ये बंदे जो ये चुन रहे हैं, 12 से 16 बंदे, इनको कैसे चुना जाएगा? तो जो लोग पहले जमींदार थे, जिनके पास बहुत अधिक ज़मीनें थीं, व्यापारी थे, या फिर यहाँ बड़े बड़े जो शिक्षक हैं उनको बोल सकते हैं, या अन्य भी कई विभाग थे, उन विभागों के जो प्रमुख लोग थे, यानी कि उस वक्त जो आप कह सकते हैं नगर पालिकाएँ थी, उनके जो अध्यक्ष थे, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, तो उन सबको मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया। मतलब ये सारे लोग इन 12 से 16 लोगों को चुनेंगे। तो ये चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होता है जिसमें जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इस चुनाव में जनता तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है नहीं। तो 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव क्योंकि जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सीमित चुनाव प्रणाली शुरू की गई। जमींदार, व्यापारी, नगर पालिका इत्यादि के जो अध्यक्ष हैं वो चुनते थे। प्रश्न पूछने का अधिकार देखो मिल गया, मैंने अभी आपको बताया था। प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा, बजट पर बात करने का अधिकार मिलेगा। क्या 1892 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है? नहीं है। क्या मतदान का अधिकार है जनता को? नहीं है। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर फूट डालो और शासन करो की नीति। 1909 में व्यवस्था लाई गई, क्योंकि 1909 तक, 1905 यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, 1905, 1906, 1907, ये भारतीय इतिहास में बड़ा उथल पुथल का समय रहा। इस वक्त बंगाल विभाजन भी हुआ, इस वक्त स्वदेशी आंदोलन भी चला। इस वजह से हो क्या रहा था, और इस पूरे समय काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष में एकता बहुत अधिक बनी हुई है। और ये एकता मुसलमानों के, ये एकता ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी खतरा बन रही थी। इसलिए एक बहुत गहरा गेम खेला गया। और अब तक एक पार्टी भी बन चुकी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। उसकी भी इसमें बड़ी मदद रही और सहायता रही, या आप कह सकते हैं समर्थन रहा। एक गेम खेला गया कि 1909 में मुसलमानों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचक मंडल जो है बनाया जाए। क्या होता है अलग निर्वाचक मंडल? मतलब मुसलमानों का एक अलग से कैंडिडेट खड़ा होगा जिसकी वोटिंग मुसलमान ही करेंगे, और वो बंदा उनके ही वोट के आधार पर जीतेगा या हारेगा। विधान परिषदों का विस्तार लगातार हो रहा है। यदि आप देखेंगे 1861 में 6 से 12, आप देखेंगे 1892 में 12 से 16,
आप देखेंगे 1909 में तो ये 16 से 60 हो गए। ये सदस्यों की जो संख्या है थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी किताबों रेफरेंसों में ये अलग अलग देखने को मिलता है। आपको याद नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। संवैधानिक पदों पर भारतीय विधान परिषदों में भारतीयों को कार्यकारी परिषद में नियुक्ति का प्रावधान दिया गया। लचीलापन बढ़ता जा रहा है, जैसे ही सदस्यों की संख्या बढ़ रही है और से वैसे ही भारतीयों को कार्यकारी परिषद जो रूल मेकिंग परिषद है, रूल बनाती है, उसमें जगह मिल रही है लगातार। आइए आगे बढ़ते हैं। 1909 का मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार आता है। ये क्या बोलता है? पृष्ठभूमि स्वशासन की दिशा में पहला बड़ा कदम। कैसे? इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे वो देखिए आप। द्वैध शासन आया, प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्री नियंत्रण करते थे। क्या है ये द्वैध शासन? देखिए हो क्या रहा है। ये है एक वायसराय, वायसराय के नीचे है एक प्रांत। तो अभी ये चाल खेल रहे हैं 1919 में। इन्होंने कहा कि भाई भारतीयों को अब तो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, नाराज हो जाएंगे। तो इन्होंने शुरुआत की छोटी हिस्सेदारी से, क्योंकि लचीलापन का आप क्रम देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ा है। 1861 में कुछ सदस्य बढ़ेंगे, 1892 में ये बजट देखने देंगे, प्रश्न पूछने का अधिकार देंगे, 1909 में ये मतदान का अधिकार दे देंगे, बजट पर बात करने का अधिकार देंगे, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार देंगे, प्रश्न का अधिकार देंगे। 1909 आते आते इन्होंने कहा कि भाई अब बड़ी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि प्रांतों में इन्होंने द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन क्या होता है? दो प्रकार के विषय बनाए गए। एक विषय था आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित। इसको अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको याद रहे। 1 मिनट बस, पूरी कहानी तो आप समझ ही चुके हैं। एक है हस्तांतरित विषय और एक है आरक्षित विषय। चालबाजी समझना, अभी आपको मजा आ जाएगा। तो इन्होंने किया कि जो आरक्षित विषय था उसमें वित्त, न्याय, राजस्व और पुलिस आदि रखा, क्योंकि पावर तो इन्हीं के पास है ना। बेसिकली पैसा चाहिए उनको, तो वित्त अपने पास रख लिया आरक्षित विषयों में। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश सरकार ने। वित्त अपने पास रख लिया, न्याय अपने पास रख लिया कि भाई न्याय हम करेंगे, पुलिस अपने पास रख ली और राजस्व अपने पास रख लिया। फिर दिया क्या इन्होंने? आप कहोगे फिर दिया क्या? बाबा जी का ठुल्लू। हस्तांतरित विषय में इन्होंने ऐसी चीजें दी कि जिससे जो प्रांतों की सरकार है, जिसमें हिस्सेदारी भारतीयों को मिली है, तो भारतीयों के पास केवल और केवल जिम्मेदारी बढ़े, पावर नाम की कोई चीज ना बढ़े। तो कैसे बढ़ाई ये जिम्मेदारी? हस्तांतरित विषयों में इन्होंने दे दिया हमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन दे दिया कि भैया जाओ स्वशासन देखो आप। तो शिक्षा दे दी, स्वास्थ्य दे दिया, ये चीजें दे दी। तो आप समझ चुके होंगे कि द्वैध शासन का मतलब क्या है। दो लोगों के द्वारा शासन, अलग अलग तरीके से शासन। हस्तांतरित विषयों पर कोई और रूल बनाएगा जो भारतीय लोग होंगे, आरक्षित विषयों पर ब्रिटिश सरकार रूल बनाएगी। इसको द्वैध शासन बोला गया। अभी ये प्रांतों में लागू किया गया है, जबकि 1935 में ये प्रांतों से हटाया जाएगा और केंद्र में लागू होगा। अभी देखेंगे। द्विसदनीय विधानमंडल, केंद्र में केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद बनाई गई। जैसे अभी आप देखते हैं कि लोकसभा होती है एक, अभी आप देखते होंगे कि एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो बस यही बनाए गए, दो सदन बनाए गए, तब इसको उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से जाना गया। तो एक उच्च सदन बनाया गया, एक निम्न सदन बनाया गया। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि वो कौन सा एक्ट आया जब भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय किया गया? तो आप 1919 लगा देना टिक, क्योंकि 1919 में उच्च सदन और निम्न सदन नामक दो सदन बनाए गए। मताधिकार का जो है विस्तार किया गया। अभी तक सीमित मताधिकार था, अब इसका विस्तार हुआ। 1909 जब आप देखोगे तो आप यहाँ एक बात समझोगे कि यहाँ प्रश्न का पूछने का अधिकार मिल चुका है, बजट पर बात करने का अधिकार मिल चुका है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल चुका है, सीमित मताधिकार है, मताधिकार है पर सीमित है। ये सारी चीज़ें मिल चुकी हुई हैं। अब आइए 1919 में ये क्या कह रहा है कि मताधिकार का विस्तार, सीमित मताधिकार दिया गया और यहाँ पर पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार देने की
यहाँ लिखते हैं क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा है मताधिकार का विस्तार, तो कैसे माने विस्तार हुआ। तो जो है महिलाओं को भी यहाँ मतदान का अधिकार मिला। और 1909 में मताधिकार सीमित था, इसलिए सीमित था क्योंकि जिन लोगों पर शिक्षा थी और इन पर संपत्ति थी केवल वही वोट डाल सकते थे। ब्रिटिश सरकार एक क्राइटेरिया सेट कर देती थी कि भैया जिन लोगों ने 10th पास की या 12th पास की वही लोग वोटिंग करेंगे, इसलिए मताधिकार सीमित हो गया। क्योंकि आप जब भी लिटरेसी रेट देखेंगे आप उस दौर का, तो 20% से भी कम रहता था, यानी कि भारतीयों का। भारतीय लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो चंद लोग ही होते थे जो पढ़े लिखे होते थे और वही लोग वोटिंग कर रहे थे, इसलिए हमने इसे सीमित मताधिकार का नाम दे रखा है। तो यदि आप एक सब छोटी सी समरी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा था। 1861 से ये लचीला होना शुरू हुए। इन्होंने जो गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य थे इसको कैंसिल करके अब तक वायसराय प्लस एक 15 लोगों की परिषद बन चुकी थी और एक सचिव था 1858 के एक्ट में। इसमें 1861 में ये 6 सदस्य जोड़ते हैं, ये लचीलापन शुरुआत है। 1892 में ये सदस्य आपके 6 से 12 होंगे और 1892 में ये लोग आपको प्रश्न पूछने का अधिकार दे देंगे, बजट पर विवेचना का अधिकार दे देंगे। और 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगेगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मैंने उस दौर में समझाया था आपको कि भाई जनता डायरेक्ट शामिल नहीं होगी। 1909 आते आते ये लोग सीधा बोल देंगे कि भैया और लचीले हो जाओ, प्रश्न पूछने का अधिकार लो, बजट का अधिकार लो, पूरक प्रश्न का अधिकार लो, मतदान का अधिकार लो, ये सब कुछ आपको मिलेगा। 1919 में ये और लचीले होंगे। यहाँ 2 सदन मिलेंगे आपको, द्वैध शासन मिलेगा। रटना है, ये द्वैध शासन प्रांतों का है, केंद्र का नहीं है। 2 सदन मिलेंगे, द्वैध शासन मिलेगा, महिलाओं को मतदान बढ़ाया जाएगा, यानी कि मतदान और अधिक विस्तार होगा। महिलाओं को मिलेगा आरक्षित और हस्तांतरित विषय क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये हुई इसकी छोटी सी समरी। हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम, लेकिन एक भी चीज़ नहीं छूटी है, आपको मैं बता रहा हूँ। आप पेपर जाकर चेक कर लें, कोई भी किताब उठा लें, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो छोड़ ही दीजिए, उससे बहुत अधिक ऊपर जाके सारी चीज़ें कवर हो रही हैं कम से कम समय में। बाकी आप बताना, अपना फीडबैक देखिए कि आपको लग कैसा रहा है। 1935 के एक्ट पर आ चुके पृष्ठभूमि भारतीय संविधान का मुख्य आधार बना रहा। भारतीय संविधान जो आज आप देखते हैं ये कम्प्लीटली कॉपी है, कम्प्लीटली तो नहीं, मान लो 60 से 65% ये कॉपी है 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था। इसमें हुआ क्या था वो आप समझिए। दरअसल इसमें मुख्य चीज़ें अगर हम लोग देखें तो क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन हो जाएगा। द्वैध शासन तो आप समझ ही चुके हैं कि 2 लोग जब रूल बनाते हैं, कुछ विषय द्वैध शासन में आरक्षित होंगे, कुछ हस्तांतरित होंगे। हस्तांतरित विषयों पर बेसिकली जो भारतीय लोग होंगे वो रूल बनाएंगे और जो आरक्षित होंगे उस पर ब्रिटिश सरकार रूल बनाएगी। 1919 में ये प्रांत के साथ था, प्रांत में अब कैंसिल कर दिया जाएगा। और 1935 में ये नियम आपको केंद्र में देखने को मिलेगा कि केंद्र में अब द्वैध शासन होगा, कुछ आरक्षित विषय होंगे और कुछ हस्तांतरित विषय होंगे। एक बात आपको ये देखने को मिलेगी, तो कुछ होंगे आरक्षित विषय, कुछ होंगे हस्तांतरित विषय। तो ये कौन कौन से विषय हैं वो देखिए। आरक्षित विषय में रक्षा है, राजस्व है, वो वही है जहां पावर नहीं देनी पड़ रही है, लेकिन लचीलापन थोड़ा तो बढ़ेगा भाई। धर्म है और जनजाति है, क्योंकि 1935 आ चुका है, कमज़ोर हो चुके हैं अंग्रेज। और हस्तांतरित में अब अन्य सभी हैं, ये आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं कि जो आरक्षित में है वो कौन कौन है। रक्षा है, राजस्व है, धर्म है, जनजाति है। जबकि 1919 का जो आरक्षित था उसमें क्या था, वित्त था, न्याय था, राजस्व था और पुलिस थी। 1919 में क्या था, वित्त था, राजस्व था, पुलिस थी आरक्षित में, ये आपको याद रखने हैं। अब आता है, हाँ, और क्या था, हुआ था इसमें संघीय ढांचा, भारत को केंद्र और प्रांतों वाले संघ बनाने का प्रस्ताव, लेकिन कभी लागू नहीं हुआ। प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतों में 2 सदन व्यवस्था शुरू की। देखिए आपको फ्लो समझना है, धीरे धीरे जब कोई लचीला होगा तो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी। 1919 में क्या हुआ, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि रट जाए, मैं 1000 बार जिक्र कर चुका हूँ 1909 का, 1919 का, सब चीज़ों का। 1919 में 2 सदन बने थे, कहाँ बने थे ये, केंद्र में।
अब वही दो सदन कहाँ बने हैं? राज्य में, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। संघीय न्यायालय दिल्ली में न्यायालय की स्थापना की गई 1947। समझिए, पृष्ठभूमि भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता का कानूनी अधिकार। मानी भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता का कानूनी आधार मिला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिटन तौर पे बताया कि भैया आप आज़ाद होगे। दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट्स मिले, यानी भारत मिला और पाकिस्तान मिला। ये अपना अलग से संविधान बनाएगा और वही संविधान हम लोग आज इस पूरी क्लास में पढ़ेंगे। मस्ती से पढ़ेंगे, लगभग 8 से 10 घंटे लगेंगे। कुछ नहीं छूटेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग थ्योरीज मिलेंगी, मज़ा आ जाएगा। ट्रिक्स थोड़ा कम मिलेंगी, लेकिन जो मिलेंगी ताबड़तोड़ मिलेंगी। भारत की संविधान सभा बनने का अधिकार यहाँ मिला और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। आगे अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा कि कैसे संविधान सभा ने काम किया। लेकिन छोटा सा समरी यदि आप देख लें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। एक समरी जो करीब हम रखेंगे 5 मिनट तक की समरी देखते हैं। देखिए, 1919, 1909, 1909 में 1935, 1935 में राज्यों में द्विसदन बना था, यानी कि राज्यों यानी कि प्रांतों में दो सदन बने थे, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। यहाँ केंद्र में दो सदन बना था, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। यहाँ 1900, क्योंकि लचीले हो रहे हैं ना धीरे धीरे, 1919 में आप देखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन की शक्ति मिली थी कि भाई एक हस्तांतरित विषय होंगे और एक आरक्षित विषय होंगे। और यहाँ केंद्र में ये 1935 में जो प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई, द्वैध शासन की। और यहाँ केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ, कुछ हस्तांतरित विषय कुछ आरक्षित विषय हुए। तो ये आपने देखा। 1919 में मताधिकार का विस्तार किया गया। 1909 आइए, 1892, 1861। यहाँ कुछ सदस्य जोड़ेंगे। यहाँ जो सदस्य 6 होंगे, यहाँ वो 6 से 12 होंगे। यहाँ बजट पर बात करने का अधिकार होगा, प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर विवेचना का अधिकार, सीमित मताधिकार, पृथक निर्वाचक मंडल सिर्फ मुसलमानों के लिए। 1919 में पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार होगा, पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार। यहाँ ये सिखों के लिए अलग होगा, ईसाइयों के लिए अलग होगा और तुम्हारे यूरोपियंस के लिए अलग होगा, ये अलग होगा। तो 1919 में पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार होगा। जो मताधिकार सीमित था उसका जो विस्तार हुआ, यहाँ महिलाओं को भी मताधिकार मिलेगा जो कि यहाँ नहीं था, और ये मताधिकार भी सीमित है। तो हमने ये भी समझ लिया। अब हम समझेंगे समरी 1773, 1793, 1813, 33, 53। 1773 में हमें एक सुप्रीम कोर्ट मिला। 1773 में व्यापार की अनुमति मिली 20 वर्षों के लिए कि भाई 20 वर्ष अब आप और करिए व्यापार, और एक सुप्रीम कोर्ट मिला। 1773 में जो कि गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना। पहला कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। 1793 में आइए, 20 वर्षों के लिए फिर से सिस्टम बढ़ा दिया गया कि भाई आप आगे भी व्यापार करिए। 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट मिला था और जो गवर्नर जनरल के पास 4 लोग थे, इनकी शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट की गवर्नर जनरल की थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। तो 1781 में एक एक्ट आता है सेटलमेंट का, जिसके तहत इनके जो अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट की और गवर्नर जनरल की, ये कम्प्लीटली क्लियर बता दिए गए कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकारों के लिए मना किया गया था कि आप इन अधिकारों पर बात नहीं करेंगे। 2 चीज़ों के लिए, 2 चीज़ें थी, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। 1813, ये 20 वर्ष के लिए बढ़ा है। 1813 में ईसाई मिशनरीज आ जाते हैं, शिक्षा के लिए बजट मिल जाता है। 1813 में एकाधिकार समाप्त होता है, एकाधिकार समाप्त। केवल चाय के साथ और चीन के साथ
व्यापार की बात रहती है। 1813 में कंपनी का पूर्ण एकाधिकार समाप्त। अब केवल कंपनी एग्जिस्ट करेगी, जैसे अन्य कंपनियां भी आएंगी, वो भी अपना काम करेंगी, ये भी अपना काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 1853 में आते हैं। यहाँ आपको यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज वगैरह, तब यूपीएससी नहीं था सॉरी, जो भी सिविल सर्विस है उनके लिए प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। यहाँ पर लचीलापन हल्का सा आपको दे, और यहाँ से यहाँ तक गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य ही रहेंगे। आपको मैं पहले ही कन्फर्म बता चुका हूँ। यहाँ से यहाँ तक सदस्यों का जो क्रम बढ़ता है वो यहाँ होता है। यहाँ गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य हैं और एक विधायी परिषद नई आएगी जिसमें 6 सदस्य जुड़ेंगे। और फिर बाकी जो 1861 है और 1892 है और 1909 है, 1919 से यहाँ क्रम ही चलता रहेगा कि 6 से 10, 12 से 16, 16 से 60 और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और अधिकार लचीले होते जाएंगे। ये चीज़ें आपने कम्प्लीटली देख ली। सदस्य आपको बिल्कुल याद नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली समरी हमारी समाप्त होती है। और एक बहुत ही बड़ा टॉपिक जो हमने बहुत ही प्यारे तरीके से ख़त्म किया वो था भारतीय संविधान का विकास। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा। तो अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ संविधान सभा के लिए, एम.एन. रॉय ने मांग की थी 1934 में भारतीय संविधान के लिए। संविधान सभा की मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में की थी। उन्होंने संविधान बनाने के लिए एक स्वतंत्र एवं सार्वभौमिक रूप से चुनी गई सभा का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भाई एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक रूप से मतलब सबके मन से जो भी सभा चुनी जाए वो संविधान बनाए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने भी 1935 में इस बात का समर्थन किया कि हाँ भाई एक जो संविधान सभा बननी चाहिए और बनना चाहिए संविधान। 1934 में उन्होंने मांग की। 1900 लेकिन अब तक अंग्रेज क्यों मानेंगे? जब तक कोई भी बंदा पूरी तरह से टूटेगा नहीं, वो थोड़ी कहेगा कि भाई तुम करो। हम लोग जो थी उनके औपनिवेशिक देश थे, वो यहाँ लूट रहे थे, मज़ा मार रहे थे, तो अभी वो नहीं माने। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। क्यों आया? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था दुनिया भर में। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय उनका साथ दें, लेकिन भारत में कम्प्लीटली ऐसा माहौल बन चुका था कि इनका साथ नहीं देना है। लिनले थुर्गो जैसे लोगों ने तो ये घोषणा भी कर दी थी कि भाई भारत इस युद्ध में हमारे साथ है, जबकि हम उनके साथ नहीं थे और हमने ऐसे साथ दिया भी नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इसीलिए हम उनका साथ दें ये सब कुछ मनाने के षड्यंत्र थे। 1940 भी उसी क्रम का एक प्रस्ताव है। ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को स्वयं अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद मतलब चापलूसी देखो कि भैया तुम अभी युद्ध में हमारा साथ दे दो, अगर हम जीत जाएंगे तो फिर देखेंगे तुमको देंगे नहीं देंगे। मतलब एक उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला कि युद्ध समाप्त होगा उसके बाद हम आपको अधिकार दिया जाएगा। हालांकि इसमें मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण देने की बात कही गई थी, पर ये प्रस्ताव माना नहीं गया क्योंकि भाई बाद में आप बोल रहे हो कि युद्ध जीतने के बाद देंगे, कौन मानता है। खैर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये मिशन आता है 1942 में। ये भी मिशन उन्हीं लिए आया था कि भाई आप मदद कीजिए और तमाम चीज़ें। भारत को संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव दिया। इसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और एक नई संविधान सभा गठित करने की बात कही गई। भारतीय नेताओं ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि यह पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता। दो बातें हैं, एक तो डोमिनियन स्टेटस देता है और दूसरा कि युद्ध खत्म होने के बाद संविधान सभा देगी। ये बात तो पहले ही 1940 में भाई साहब पहले कहा गया है। अगस्त प्रस्ताव में तो पहले ही हम खारिज कर चुके। ये आए इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात और कर दी। इन्होंने कहा कि भाई आप पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होगे, अधीन होगे आप ब्रिटिश सरकार के, बाकी आप यहाँ अपनी रूल वगैरह बनाइए और सरकार चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए इसको भी खारिज किया गया। कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946 में। समरी क्या है? 1940, 42 और 46 और 34 में एम.एन. रॉय कहते हैं कि भाई एक सार्वभौमिक और सभी लोगों के द्वारा चुनी हुई सभा हो संविधान की, भाई वो संविधान बनाए। 1935 में कांग्रेस भी इसको मान लेती है। 40 में अगस्त ऑफर आता है, कहते हैं कि भैया आप हमारी मदद करिए 1939 के युद्ध में और जीत जाएंगे तो फिर आपको आपकी सभा बनाने का मौका दिया जाएगा। ये भी खारिज। 1942 में डोमिनियन स्टेटस की बात करेंगे और कहेंगे कि भाई संविधान सभा बना लेना आप लोग और संविधान बनाना अपना जब हम जीत जाएं, तो इसको खारिज किया गया। अब आते हैं 1946 पर।
मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन पर भारत भेजा, जिसमें 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, याद करना है इनको, स्टीफोर्ड क्रिप्स, ये 42 में भी आया था, और एबी अलेक्जेंडर। इसका उद्देश्य भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय करना था कि भारत में जो संविधान निर्माण होगा वो कैसे होगा। अब तक ये सारी मतलब अब माहौल बन रहा है कि भारत में संविधान बनेगा। इसने संविधान सभा के गठन की रूपरेखा दी और भारत को 3 समूहों में विभाजित किया। विभाजित करने की सिफारिश की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में असहमति के कारण इसका विभाजन हुआ। असल में चक्कर क्या है कि हो क्या रहा था कि कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, लेकिन कैबिनेट मिशन आने के बाद भी भारत में भी तो राजनीति चल रही थी। भारत में एक तो कांग्रेस थी सबसे बड़ी पार्टियों में यदि हम बात करें, और मुसलमानों की जो हमदर्द पार्टी बन रही थी वो थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग बोली कि देखो हमको रहना ही नहीं है यहाँ पर। तो बोले फिर कहाँ रहना है तुमको। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग की, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकारा गया, जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट किया। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब आप समझ रहे हैं, जो 1909 में आया था पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि किसी विशेष समूह के लिए उन्हें चुनने को और उनको वोट करने की जो पूरी व्यवस्था है वो अलग से की जाए। हालांकि इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आप ये समझिए कि 1946 में एक मिशन आया, 3 लोग आए। उद्देश्य क्या था? संविधान निर्माण की प्रक्रिया उद्देश्य थी। बोल रहे थे कि आपको 3 समूहों में बांटेंगे। मुस्लिम लीग ने इसको कैंसिल किया क्योंकि मुस्लिम लीग एक पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहा था, जो हो नहीं सका। इसके बाद होता है 1946 के बाद संविधान सभा में सीटों का वितरण। कुल सीटें यदि आप तब देखेंगे तो 389 थी। हालांकि इन सीटों में एक क्रम है कि कैसे कैसे थी। तो 389 सीटों में 292 सीटें तो ब्रिटिश प्रांतों की थी, ऐसी जगह जहां पूरी तरीके से ब्रिटिश का नियंत्रण है। मतलब भारत जैसे पूरा देश है तो पूरे देश में डायरेक्ट नियंत्रण ब्रिटिशों का नहीं है अभी भी, लेकिन ऐसी सीटें जहां पूरी तरीके से ब्रिटिशों का नियंत्रण है वो हैं ब्रिटिश प्रांत। देसी रियासतें जहां अभी भी जो देसी राजा हैं वो राज कर रहे हैं वो थी 53, और चंडीगढ़, दिल्ली, अजमेर आदि चीफ कमिश्नर प्रदेशों के लिए थी। ये थी 4 सीटें हमारी। तो ये इनका 389 का, तो वो 389 का बांटने का क्रम रहा। आपसे प्रश्न पूछेंगे, कुल सीटें 389, ब्रिटिश प्रांत की सीटें 292, देसी रियासतों की सीटें तब 93। ये क्रम रहेगा जो आप बताएंगे। ब्रिटिश प्रांतों में सीटों का वितरण, क्योंकि जो 292 सीटें हैं ये ब्रिटिश प्रांत की हैं, इनमें भी सीटों का वितरण होगा। कैसे, ये याद नहीं करना है, देख लो। सामान्य वर्ग की सीटें 155, मुस्लिम की 80 और सिख की 4। याद नहीं करना, लेकिन ये हाँ, ये बात याद करनी कि प्रांतों की जनसंख्या, जो ये सीटें हैं प्रांतों की, वो जनसंख्या के अनुपात में बांटी गई। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक एक जो सीट है वो बनाई गई थी। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चयन हुआ। विधानसभा मतलब उस वक्त भी विधानसभाएं थीं, क्योंकि ये लगातार अपने 1919 से आप देख रहे थे कि हमने 2 सदन बना लिए थे। 1919 में केंद्र में और 1935 में राज्य में 2 सदन बना लिए थे। तो इन सदन में कुछ सदस्य भी थे, उन सदस्यों के द्वारा संविधान कौन बनाएगा वो लोग चुने गए। तो वही कह रहे हैं कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चयन हुआ। हो क्या रहा है, बेसिकली आप डायरेक्ट ही समझो। 389 सीटें उस वक्त थीं, उसमें से 292 सीटें थीं जो कम्प्लीटली ब्रिटिश नियंत्रण में थीं, 93 देसी रियासतों की थीं और 4 थीं जो कि कमिश्नर सीट थीं। इन सीटों में भी कुछ बंटवारा था। अब चक्कर हुआ क्या कि 389 ये सीटें हैं, अब कुछ सदस्य चुने जाने हैं, क्योंकि संविधान बन रहा है ना, तो प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। कुछ सदस्य अब बनाने के लिए कुछ सदस्यों को चुना गया, तो इन लोगों ने चुन लिया। ये 93 सीटें हैं। इनके लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि ये देसी रियासतों की सीटें थी। जो शासक थे उन्हीं को नामित प्रतिनिधि बना लिया गया कि भाई 93 सीटों पर भी जो भी राजा हैं वो ही इसके नामित प्रतिनिधि हैं। चुनाव नहीं हुआ। ये सब लोग जो सीटें हैं, इन सीटों के जो भी चुनकर आ रहे हैं लोग, या देसी रियासतों से जो नहीं चुने जा रहे हैं, ये सारे मिलकर ही बनाएंगे हमारा संविधान। आगे आते हैं, पूरा गेम क्या है। 4 कमिश्नर की सीटें आप देख चुके हैं। भारत विभाजन के कारण संविधान सभा में से मुस्लिम लीग के 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए, क्योंकि अभी तो भारत का विभाजन हुआ नहीं है ना। 299 सदस्य बचे। 389 सदस्य टोटल थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देसी रियासतों के, 4 कमिश्नरी। अब जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो इसमें से 90 सदस्य चले गए जो मुस्लिम लीग के थे। टोटल सदस्य बचे 299, और 299 में भी 299 सदस्य ही हमारे संविधान की पूरी व्यवस्था को
तय करेंगे। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 को, फिर अपनी 11 होगी, फिर 13 होगी, और अब ये क्रम चलता रहेगा आगे। चलिए समझते हैं। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्या है भाई? भारतीय संविधान का निर्माण एक विस्तृत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया गया था। क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि 299 सदस्य हैं और सब लोग चुनकर आए हैं, यही लोकतंत्र की विशेषता होती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इसके प्रमुख सूत्रधार भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है। पहला सत्र इसका कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिसे गणतंत्र दिवस हम लोग कहते हैं। संविधान हमारा कंप्लीट हो गया था बन के 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये गैप क्यों हुआ था? ये कहानी है 1929 की कि भाई वो आपको बाद में बताएंगे, अभी रहने दीजिए। ठीक है। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां, अभी आप शायद ये आगे होगा स्लाइड में कि 9 तारीख और 11 तारीख और 13 तारीख की बैठक। 9 तारीख को क्या हुआ? पहली बैठक हुई थी। ये दूसरी बैठक है, ये तीसरी बैठक है। और इस बैठक में उद्देशिका पारित कर दी गई थी कि संविधान के उद्देश्य क्या होंगे और इसकी प्रस्तावना क्या होगी। वो उद्देशिका जो नेहरू जी ने पारित की थी उसको ही प्रस्तावना बोल देंगे। ये 22 जनवरी 1947 को मान ली गई थी। शायद आगे स्लाइड होगी, देखेंगे। चलिए, कुछ जो समितियाँ, क्योंकि जब भी कोई संविधान बनेगा तो उस संविधान में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो हर एक चीज़ पर विशेष नज़र सबकी रहे और हर चीज़ कायदे से बने, उसके लिए बहुत सारी समितियाँ बनाई गई। महत्वपूर्ण समितियों की यदि आप बात करें तो 8 महत्वपूर्ण समितियाँ थी जो इम्पोर्टेंट थी, और 13 जो समितियाँ थी वो छोटी छोटी समितियाँ थीं। सबसे महत्वपूर्ण समिति की बात करें तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति, या आप इसको मसौदा समिति भी कह सकते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भूमिका भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना, कि भारतीय संविधान कैसे होगा। इसके अन्य सदस्य जो थे इनको तो याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये पूछ लेते हैं। के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। बाद में मृत्यु के बाद एन माधव राव को शामिल कर लिया गया था। इनकी मृत्यु जो है हो गई थी, इसलिए ये नए आ गए थे। एक बंदा इसमें है बी.एल. मित्र, जिन्होंने, इसमें कुछ गलती सी लग रही है, डी.पी. खेतान। इसमें ये मुझे समस्या लग रही है कि डी.पी. खेतान जो है, एक मिनट रुकना आप। बी.एल. मित्र जो थे उन्होंने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था। इनका जो स्वास्थ्य था वो डैमेज था, और इनकी जगह पर जो थे वो आए थे एन माधव राव। ये आप लोग थोड़ा सुधार लेना, शायद इसमें स्लाइड सुधार के आपको दे देंगे। ये इसमें थोड़ा सा मिस हो गया। डी.पी. खेतान जो है उनकी जगह पर माधव राव नहीं आए थे। डी.पी. खेतान की जगह पर आए थे टी.टी. कृष्णमाचारी। डी.पी. खेतान की जगह पर आए थे टी.टी. कृष्णमाचारी। हाँ, जो यहाँ टी.टी. कृष्णमाचारी आप अलग से देख रहे थे, ये डी.पी. खेतान की जगह पर ही आए थे, टी.टी. कृष्णमाचारी। ये आप लोग थोड़ा ध्यान देना। तो इसमें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कौन कौन सदस्य हैं सुनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र जो स्वास्थ्य डैमेज था माधव राव इनके लिए आए, और डी.पी. खेतान की जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी आए, और के.एम. मुंशी। ये एक नाम इसमें से मिसिंग था, ये आप और जोड़ेंगे तब जाकर कुल 7 सदस्य होंगे। के.एम. मुंशी हो गए, टी.टी. कृष्णमाचारी हो गए, ये इनको यहाँ काट दो। तो ये डी.पी. खेतान की जगह आए थे टी.टी. कृष्णमाचारी, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, और डी.पी. खेतान की जगह पर ये, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये हो गए। कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, एक मिनट आप रुकिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी मृत्यु के बाद आते हैं टी.टी.
कृष्णमाचारी, ओके। BL मित्र की जगह N माधव राव, स्वास्थ्य की वजह से। एक बंदा जो इसमें मिसिंग है वो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चलिए, संघ शक्ति यूनियन पावर्स कमेटी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इनके अध्यक्ष सबके याद रखने। भूमिका थी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का निर्धारण। राज्यों का जो कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट थी, जो राज्यों की संविधान समिति थी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। देशी रियासतों के संविधान और उनकी संरचना पर विचार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। एक बार आप पढ़ लेंगे सब याद हो जाएगा। अध्यक्ष प्लस उसकी जो क्या भूमिका थी। मौलिक अधिकार समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निर्धारण करना था इसमें। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल के पास थी। प्रांतीय सरकारों के ढांचों को तय करना था। ये आपको ही याद करनी होंगी क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है। नागरिकता समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की नागरिकता से संबंधित जो नियमों का निर्धारण करेंगे। नागरिक समिति नेहरू जी के पास है। मौलिक अधिकारों की समिति नेहरू जी के पास है। संविधान निर्माण की व्यवस्था की जो अधिकार है वो नेहरू जी के पास है। संघ समिति नेहरू जी के पास है। आपको ये याद रखना है। वित्त और संपत्ति की जो समिति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है, जो वित्तीय मामलों को चेक करेगी। अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल पे है। इन पर एक और समिति थी ऊपर, याद करनी है आपको, याद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल कर्तव्य समिति अम्बेडकर साहब। और भाषा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। ये ही कुछ मुख्य समितियां हैं जो बार बार पूछी जाती हैं और ये आपको याद रखनी ही है, हर हाल में रखनी है। अब संविधान निर्माण से जुड़े कुछ मुख्य मतलब जो मंत्री हैं, क्योंकि 1946 में अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें अध्यक्ष चुने गए, मंत्री वगैरह चुने गए, उनके नाम है, सारा फैक्चुअल डेटा है। आपने क्या क्या पढ़ा आप वो समझिए। 389 सदस्य थे, 90 सदस्य पाकिस्तान गए, 299 बचे। उन सदस्यों ने मिलकर एक समिति बनाई। वो समिति सब संविधान बनाएगी। उनमें से कुछ अध्यक्ष हैं और कुछ उनकी भूमिका है। ये सब कुछ पूरा गेम चल रहा है, आप लगभग समझ चुके होंगे। अब संविधान निर्माण से जुड़े प्रमुख मंत्री लीजिए। संविधान निर्माण के समय भारत में कुछ प्रमुख मंत्री भी थे जिन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब हुआ क्या कि अभी चुनाव तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी अस्थायी रूप से पूरा मंत्रिमंडल का सेटअप हुआ, क्योंकि जब किसी एक विशेष विषय की जानकारी या किसी एक विशेष विषय को किसी व्यक्ति को दोगे तो उसमें स्पेसिफिक तरीके से काम अच्छे से होता है। इसलिए मंत्रिमंडल का पूरा सेटअप हुआ है और ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा। इस बार यदि आप CGL का जो 18 जनवरी का मेंस देखेंगे तो उसमें ही क्वेश्चन पूछा था कि जो पहले गृह मंत्री थे वो कौन थे वो वल्लभ भाई पटेल साहब थे। तो फैक्चुअल डेटा है, याद करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी हैं। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हैं। रक्षा वही करेगा जिस पे बल होगा। कानून मंत्री तो जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। श्रम मंत्री जगजीवन राम, पूरा जीवन ही श्रम करते करते निकल गया। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम थे, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे तो उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। ऐसे याद करिए आप, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। परिवहन मंत्री जॉन मथाई। ये नाम आपको याद करने हैं क्योंकि बार बार ये पूछ लिए जाते हैं। आइए, संविधान में बोल रहा था ना कि आगे इसमें स्लाइड जरूर दी, मैंने डाली होगी। संविधान सभा की बैठक, तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या क्या हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना। बैठक में भारतीय राजनीति और संविधान निर्माण पर चर्चा शुरू हुई कि भैया भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हो। मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद संविधान सभा का गठन हुआ। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, मुख्य बिंदु। इस बैठक में संविधान सभा की विभिन्न समितियों के गठन पर चर्चा की गई। जो समितियां अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, जैसे संघ समिति थी, विदेश समिति थी, मौलिक अधिकारों की समिति थी, नागरिकता की समिति थी, इनके अध्यक्ष थे नेहरू जी। याद करनी है आपको। प्रांतीय समिति है, बोलो कौन अध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल साहब। संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय राज्य की संरचना और कार्यों के बारे में चर्चा हुई। ये सारी स्लाइड ऐसे आप पढ़ेंगे सब कुछ उतरता चला जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। अब तक 2 बैठक 9-11 हो गई, ये 13 हुई। मुख्य बिंदु, इस दिन भारतीय संविधान की संरचना और प्रारूप पर विचार किया। विभाजन और अन्य मुद्दे के समाधान पर चर्चा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई। संविधान सभा की पहली पूर्ण बैठक, 3 बैठक हो चुकी हैं,
अब ये 15 अगस्त 1947 की पूर्ण बैठक है भारत, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका है और संविधान सभा का काम निर्णायक रूप से शुरू हो चुका है। संविधान सभा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों को संविधान में समाहित करने का काम किया कि भारत को क्यों स्वतंत्र किया गया, किस किसने इसमें संघर्ष किया, और उद्देशिका ये बता भी देती है। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रस्तावना में डाला गया एक एक शब्द चुनिंदा है, वो बताता है कि भारतीय संविधान किस उद्देश्यों से बनाया गया, भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य था, क्या मंशा थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान हमारा बन के कंप्लीट हुआ, और पहले ही बता चुके कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है, पूर्ण रूप से पारित। राजेंद्र प्रसाद ने संविधान को स्वीकार किया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये 15 महिलाओं के नाम दे रखे हैं जो आपको पढ़ लेने हैं, या आप केवल नंबर याद रखिए कि 15 महिलाएं थीं जिन्होंने संविधान को बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। ये उन्हीं महिलाओं के नाम हैं, जो 15 महिलाएं जिन्होंने संविधान में अपनी भूमिका निभाई थी। नेहरू जी की बहन भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित जी। आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट टॉपिक ही फैक्चुअल है, इसीलिए मैंने इसको पहले रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वो भी फैक्चुअल है। इसको मतलब एक क्या ही इसमें बता सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंप्लीटली फैक्चुअल है। तो भाई आप पढ़िए इस फैक्ट को। इसमें कुछ जो फैक्ट थोड़े बहुत और लगातार पूछे जाते हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये 15 महिलाएं आप पढ़ लीजिएगा, शायद स्लाइड नीचे होगी, फिर भी आप अभी देख लीजिए अगर नहीं हुई। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो 22 जुलाई 1947 को हमने, ये फैक्ट है, डायरेक्ट याद रखने। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये 24 जनवरी 1900, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को हमने अपनाई, और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ये राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी, प्रतीक चिन्ह। ये कंप्लीट फैक्ट है, टोटल फैक्ट, तो आपको बस याद कर लेना है। अगर आप देखेंगे कि संविधान सभा को किसने लिखा है, मतलब जो संविधान सभा को कैसे लिखा है, मतलब जो भी संविधान लिखा गया अपने हाथ से किसने लिखा है, तो वो थे प्रेम। ये फैक्चुअल डेटा पूछ लेता है एसएससी। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, नारायण राय ज्यादा, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है संविधान को। बसंत कुमार वैद्य थे, उन्होंने हिंदी में लिखा है। बसंत कुमार, इन्होंने संविधान को हमारे हिंदी में लिखा था। संविधान में हमारे 15 महिलाएं थी। ये फैक्ट हैं सारे, और ये आपको बस याद रखने हैं। इसके बाद और कोई फैक्ट बचता है? अब कोई भी फैक्ट नहीं बचता है। एक दो का और फैक्ट इसके बचेंगे, क्योंकि तो बहुत सारे फैक्ट हैं, तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते के बीच में ही दौरान में बता दूंगा कि यदि कोई भी फैक्ट बचता है। एक क्विक समरी लीजिए। 389 सदस्य थे, 90 सदस्य पाकिस्तान गए, 299 बचे। इन 389 में 292 थे ब्रिटिश प्रांतों के, 93 थी देसी रियासतें, और 4 थे ब्रिटिश कमिश्नर। कुछ कमेटी बनती हैं, 1 मिनट यहाँ से करते हैं। 9, 11, 13 बैठक हुई। 13 की बैठक में उद्देशिका पारित हुई। इस उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया। कुछ कमेटीज बनी। कमेटीज में बात करिए, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ये 1 मिनट धीरे धीरे करते हैं। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, नेहरू जी थे इसके अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, परामर्श समिति, पटेल साहब थे इसके अध्यक्ष। बता चुके हैं, ऊपर लिखा भी है, बस रिकैप करवा रहे हैं कि याद रखना है आपको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब थे। नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको याद रखना है। कुछ समितियों को और आप देखिए, ये कभी कभी आपको दिख जाएगा फैक्ट कि क्रेडेंशियल समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हिंदी में लिखा था बसंत कुमार बैद ने, बिहारी कुमार नारायण रायजादा, इतना याद रख लीजिए। इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। ये फैक्ट बस आप याद रख लो एक बार, क्योंकि काम आएंगे। आपको लग रहा होगा ये फैक्ट ही फैक्ट आ रहे हैं, फैक्ट ही फैक्ट आ रहे हैं, कैसे याद होंगे? होंगे होंगे, टेंशन मत लो। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, बस इतना ही था इसमें। आपने देख लिया कि भाई 9, 11, 13 अपन लोगों ने बैठक की, 22 जनवरी को ये हो गया। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो है हमने स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। प्रतीक चिन्ह आती है, इंग्लिश में इन्होंने लिखा, हिंदी में इन्होंने लिखा। अब कुछ नहीं बचता इसमें, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संघीय ढांचा, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि ये संविधान जो हमने बनाया इसके लक्षण क्या हैं, वो चीज़ें देखेंगे। तो संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण, जो भारतीय संविधान है उसमें पूरी ताकत जो है वो संघ पर नहीं है। मैं ये सब नहीं पढ़ूंगा, ये आप लोग पढ़ेंगे, मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आप वही समझ गए तो बस काम हो जाएगा। संघ और राज्यों के बीच जो है शक्ति का वितरण होता क्या है कि भारत में संघ बनाया गया और राज्य बनाया गया, और सबको अलग अलग शक्ति देंगी अपने अपने नियम बनाने के। लेकिन संघ के पास शक्ति ज़्यादा है, यानी कि संघ को भारत में फेवर मिला हुआ है। यदि आप देखेंगे कि आर्टिकल 249, 250, 251, 52, 53, इनके तहत राज्यों पर जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। यदि संघ चाहे तो ये आर्टिकल यूज करके राज्यों की भी जो विषय हैं उन पर भी कानून बना सकता है। वैसे नॉर्मली यदि आप देखेंगे तो संघ के विषय भारत में अलग हैं और राज्य के विषय अलग हैं, और कुछ विषय हैं संयुक्त, उन पर संघ भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है। 2 स्तर की सरकार है हमारे यहाँ, एक राज्य सरकार होगी और एक होगी केंद्र सरकार। इसके विषय होंगे अलग कानून बनाने के, इसके विषय होंगे अलग कानून बनाने के। लेकिन मैटर अगर अगर फंस जाएगा कहीं भी तो केंद्र राज्य के भी जो कानून है उन पर भी विषय बना सकता है। संघीय और एकात्मक विशेषताएं, संविधान में केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं आपको। संघीय संविधान, भारतीय संविधान संघीय ढांचे को स्थापित करता है और इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। संविधान की अनुसूचियां जैसे कि केंद्र, राज्य और संवर्धित सूची इन अधिकारों को बांटती है। ये संविधान आपसे सीधे पूछेंगे भारतीय संविधान कैसा संविधान है, तो एक फेडरल संविधान, संघीय संविधान है। राज्य केंद्र में बटा हुआ है, संवर्धित सूची जो होंगी उन पे दोनों बना सकते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संरक्षण हो रहा है। ये सब चीज़ें एक समरी है पूरे संविधान की। जब आप पूरा संविधान पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ें संविधान में हैं। संविधान में संशोधन, अब ये मतलब अब ये क्या है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, यहाँ ये विशेषता है कि ये संविधान में संशोधन हो सकता है। यदि संसद चाहे तो संविधान में कोई भी चीज़ ऐसी है जो अब नई जोड़नी है या कोई हटानी है तो करिए संशोधन। राज्यपाल का पद है, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। कुछ अन्य लक्षण देंगे तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। क्या होता है लिखित संविधान? कोई भी संविधान मतलब जो एक प्रोसेस से लिखा गया हो, दस्तावेज हो जिसके, एक लिखित प्रक्रिया हो जिसकी, तो वो लिखित संविधान है। जैसे कि यूएस का संविधान है, अपने भारत का संविधान है। तो फिर अलिखित संविधान क्या है वो भी देख लीजिए। अलिखित संविधान है जैसे कि इंग्लैंड का है। क्या मतलब? इंग्लैंड में क्या होता है कि जो भी राजा रानी थे उन्होंने जो नियम बनाए या जो परंपराओं में नियम लगातार बने, आज भी उन्हीं नियमों का पालन होता है। मान लो आज कोई ऐसा कांड हो जाए जिसका नियम पहले बनाया ही नहीं गया परंपराओं में, मान लो पहले इंटरनेट नहीं था तो डिजिटल चोरी के लिए कोई नियम नहीं था, वो आज बना दिया गया, तो बस आज ब्रिटिश संसद उस पर नियम बना देगी डिजिटल चोरी पर, और यही नियम आगे की जो इनकी पीढ़ियां हैं वो मानती रहेंगी। तो परंपरा में जो नियम चलते रहते हैं और माने जाते रहते हैं उसको बोलते हैं अलिखित संविधान। भारत में संविधान ही सुप्रीम है। भारत का जो संविधान है वही सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत का संविधान लचीला है। यदि आप यूएस में देखेंगे यानी कि अमेरिकी संविधान में, तो वहाँ संशोधन करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में साधारण विधेयक है, 2/3 सदस्यों से मिलकर एक विधेयक बनेगा, विशेष विधेयक है। तो इन सारे विधेयकों से मिलाकर हम आसानी से संविधान संशोधन कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर। कुछ चीज़ों में भारतीय संविधान को भी संशोधित करना बहुत जटिल है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो बदलेगा ही नहीं। और या अब मान लो कि कोई ऐसा कानून आ गया कि जैसे बोले कि भारत की प्रस्तावना में कोई शब्द जोड़ना है,
और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, तो ऐसे बड़े कानूनों को बदलने के लिए फिर भारत का संविधान लचीला नहीं रहता है। मूल अधिकार हैं, मतलब हम सबके पास, जो भारत के नागरिक हैं, हमारे पास कुछ राइट हैं जो हम आगे पढ़ेंगे क्या है। एक सर्वोच्च न्यायालय है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई भी राज्य जिसका कोई धर्म ही नहीं होता। मतलब इसका क्या मतलब, हमारे राज्य, वो आप बोलोगे कि भारत में तो बहुत धर्म है, मतलब भारत में धर्म बहुत है, लेकिन भारत की जो सरकार है, ऐसा लिखित में बता रहा हूँ, आप ऐसे व्यवहार में टिप्पणी मत करना कि कोई भी सरकार किसी विशेष धर्म के प्रति झुकाव रखती है। जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है वो इतना है कि भारत की सरकार या कोई भी धर्मनिरपेक्ष देश की सरकार उस देश के धर्मों के प्रति उदासीन रहेगी। वहाँ जो भी धर्म फल फूल रहे हैं वो अपनी मर्जी से फलेंगे फूलेंगे, ये लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारे राज्य का, जो भारत का है, वो कोई धर्म नहीं है। भारत, सारे धर्म भारत में है पर भारत का कोई भी धर्म नहीं है। यही है धर्मनिरपेक्षता, कि भारत किसी धर्म को नहीं मानता, वो सबके लिए एक जैसा है। भारत राज्य के चलते किसी से नहीं कहा जाएगा कि भाई साहब आप इस धर्म को अपना लो, भाई साहब आप इस धर्म को अपना लो, या इस धर्म को छोड़ दो, आपके ऊपर है। पार्लियामेंट्री शासन, भारत का शासन प्रणाली संसदीय है। संसद, आप लोकसभा और राज्यसभा ये समझ चुके हैं। अब आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ऊपर जो आपने पढ़ा वो बस एक निचोड़ था भारतीय संविधान का। प्रश्न बनेंगे, आप जो भी पीली हेडिंग थी बस उसको पढ़ के काम आपका चल जाएगा, उससे ही प्रश्न टैकल हो जाएगा। यहाँ से होती है चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट शुरू। मोस्ट इम्पोर्टेंट में पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना। समझिए तसल्ली से। देखिए, प्रस्तावना का मतलब है कि इन्होंने एक भूमिका तैयार कर दी, एक परिचय दे दिया शॉर्ट में कि पूरा संविधान ऐसे ऐसे होगा, पूरे संविधान में जो फीचर्स हैं वो ये होंगे, पूरा संविधान इन इन चीज़ों पर बेस्ड होगा। किन किन चीज़ों पर पढ़ते हैं। निर्माताओं की विचारधारा तथा भारत की राज्य नीति के आधारभूत सिद्धांत इसमें समाहित हैं। क्या हैं, आइए देखते हैं। प्रस्तावना का पाठ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब आप समझिए कि भाई ये तो हमारी प्रस्तावना हो गई, यही लिखा हुआ है प्रस्तावना में। अब इससे प्रश्नों की बारिश होगी। देखिए, प्रस्तावना ने बता दिया कि हम कौन कौन से न्याय देंगे। यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये क्रम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य, ये किस क्रम में लगे हुए हैं आपको दे देंगे और पूछेंगे किस क्रम में ये लगे हुए हैं। तो आपको देखना है कि ये है नंबर 1 पे, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5। क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य। यहाँ है LG और यहाँ है ये LG और यहाँ है SP, ये है SP और ये है LG, SSP और LG, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। भारत में कितने प्रकार के न्याय दिए जा सकते हैं? 3। डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि भारतीय प्रस्तावना कितने प्रकार के न्यायों की बात करती है? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। पूछेंगे कि भारतीय प्रस्तावना लैंगिक न्याय की बात करती है? मना कर देना, 3 करती है। स्वतंत्रता हम कितने प्रकार की देते हैं? फटाक बोलना, 5। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट आंसर। कितने प्रकार की समानता देते हो? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की, अवसर की। इतनी चीजें। अब इनका एक एक से थोड़ा मतलब समझते हैं। नीचे सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है। दैट इज जस्ट अ समरी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि आप अपने देश के अंदर आंतरिक और बाहर जो भी निर्णय लेंगे आपकी मर्जी के होंगे, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। आज भारत का मन है कि भारत में GST जो है 28%, 18% की जगह 98% कर दो, तो भारत सरकार कर सकती है। हमारा आंतरिक निर्णय है, हम खुद ले सकते हैं। कोई भी देश इसके तहत ये नहीं कह सकता कि तुम ये नहीं कर सकते हो। आज अमेरिका चाहता है तो वो
चाइना पर 15% टैरिफ 25% टैरिफ लगा देता है, क्योंकि वो अपने देश में स्वतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ऐसे ही हम अपने देश में कुछ भी करते हैं आंतरिक मामले में, बाह्य मामले में हम स्वतंत्र हैं। हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं, रसिया का समर्थन करते हैं, रसिया से पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, कंप्लीटली स्वतंत्र हैं। इसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है। ये विचारधारा समानता की विचारधारा है कि दुनिया में सारे लोग समान रहेंगे। भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद थोड़ी बड़ी विचारधारा है, आगे इसको कायदे से समझाएंगे। पंथ निरपेक्ष क्या है? वही कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। भारत में कितने धर्म है इससे मतलब नहीं है। भारत का स्पेसिफिक कोई धर्म नहीं है। भारत जब भी कोई काम करेगा, भारत ने कोई रोड बना दी, उसे मतलब नहीं है सारे धर्म के लोग चलो, क्योंकि उसका कोई धर्म ही नहीं है। वो किसी धर्म से इसके लिए काम नहीं करेगा, सारे लोग उसके अपने ऐस करो। लोकतंत्रात्मक क्या है? कोई भी देश जहां राजा नहीं होता, चुनाव होते हैं भैया, अपने यहाँ एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, यही है लोकतंत्र। गणराज्य क्या है? आपने सुना होगा कि इंग्लैंड का राजा, पर भारत में सुनते हैं भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का जो मुखिया होगा उसका भी चुनाव होगा। भारत के संसद के लोग, भारत की विधानसभाओं के सदस्य भारत का राष्ट्रपति चुनते हैं, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड में डायरेक्ट चुना जाता है राजा। तो जहाँ राजा नहीं चुना जाता वो होता है गणराज्य, और जहाँ राजा चुना होता है वो होता है राजतंत्र। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तत्व। भारत की शासन प्रणाली संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है, अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से बना सकता है। समाजवादी आर्थिक एवं सामाजिक समानता की गारंटी देता है। देखिए समाजवाद में कुछ समस्याएं क्या हैं। भारत का समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक। थोड़ा समझ ही लीजिए, भारत का समाज है लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि भारत में हम चाहते हैं कि सब लोग समान हों, लेकिन हम इसके लिए किसी की गर्दन नहीं काटेंगे कि अंबानी पे आज बहुत पैसा है तो अंबानी के घर गए और उसका सारा पैसा छीन लिया और गरीबों में बांट दिया। हम लॉ बनाएंगे, हम कानून बनाएंगे कि जो अमीर है वो बहुत सारा टैक्स देगा और जो गरीब है वो टैक्स नहीं देगा, ताकि वेलफेयर हो और सबको सुविधाएं मिलें। तो लोकतंत्र वाला समाजवाद है हमारा। हम लोकतंत्र का प्रयोग करके भारत में समानता लाने का प्रयास करेंगे, इसे बोलेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद। जबकि यदि आप मार्क्स के समाजवाद को पढ़ेंगे, यानी कि मार्क्स का समाजवाद वो कहता है भैया जो अमीर हैं उनको मारो और उनका पैसा लाओ और गरीबों में बांट दो। तो भारत का समाजवाद सिंपल है कि समानता हो, शोषण विहीनता हो, यानी कि किसी का शोषण ना हो, शोषण विहीनता हो, और संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाए उनके द्वारा अपना आप समानता का प्रयास करिए। पंथ निरपेक्ष, राज्य धर्म निरपेक्ष और सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, समझा चुके हैं। लोकतंत्र, भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। गणराज्य, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और यह पद पंचानुगत नहीं होता है जैसे कि इंग्लैंड में होता है। उद्देश्य पहले ही बता चुके हैं, रटना पड़ेगा। न्याय कितने प्रकार के हैं भारत में? 3। स्वतंत्रता 5, समानता 2। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैंगिक नहीं है। स्वतंत्रता विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की और प्रतिष्ठा की। बंधुता आया था जब हम लोगों ने पूरी प्रस्तावना पढ़ी थी। मतलब क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखना। कोई भी व्यक्ति है यार, उसकी गरिमा बनी रहे। गरिमा से मतलब है कि भैया रोटी कपड़ा मकान तो हो, कम से कम मर ना रहा हो बुरी तरह, किसी के साथ ह्यूमिलिटी ना हो रही है, कोई किसी की गुलामी ना कर रहा हो। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ये चीजें हो गई। क्या क्या है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, आइए समझते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये पहले आप थोड़ा ये समझिए कि भाई न्यायिक निर्णय अचानक से आ गया, हो क्या रहा है। देखिए एक समस्या उठी कि जब प्रस्तावना जो बन गई, अब हुआ क्या कि 42वां संविधान संशोधन हुआ इंदिरा जी के समय पर। उस वक्त उन्होंने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ दिया। तो समस्या ये उठ रही थी उससे पहले तक कि क्या प्रस्तावना भी संशोधनीय है, क्या प्रस्तावना में भी संशोधन किए जा सकते हैं। जो प्रस्तावना बनी है 1950 में, क्या उसमें संशोधन किए जा सकते हैं? तो उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। उनका उत्तर इन न्यायिक निर्णयों में आपको मिलेगा। आइए पढ़ते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही अंग है और इसमें उल्लेखित मूलभूत सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता। मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना की गई, जिससे संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगी। हुआ क्या कि केशवानंद भारती केस में एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया। इसका मतलब क्या है ये चीज? उन्होंने कुछ शब्दों को चुना पूरे संविधान से, कुछ मुख्य चीजों को चुना और कहा इन चीजों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता, बाकी प्रस्तावना अभिन्न अंग है, आप संशोधन करिए। जैसे कि यदि भारत सरकार चाहे कि इसमें जो लोकतंत्रात्मक वर्ड लगा है संविधान की प्रस्तावना में कि भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, अब हम लोकतंत्रात्मक हटाना चाहते हैं, नहीं हटा सकते, क्योंकि लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिएगा। एक डब्बा था जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मूलभूत सिद्धांत संविधान के। उस डब्बे में जो जो शब्द डाल दिए गए, उस डब्बे में डाले गए शब्दों पर कोई संशोधन नहीं होगा, ये कहा केशवानंद भारती ने। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय मात्र और इसे लागू करने योग्य नहीं माना जा सकता। हालांकि बाद में केशवानंद भारती केस ने इस मत को खारिज कर दिया। ये क्या बात रही? देखिए, प्रस्तावना में जो भी बातें लिखी गई हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, बहुत बड़ा देश है हमारा, सोर्सेस कम है, हर आदमी को न्याय मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है लाखों केस, हाई कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग है, सामाजिक न्याय बहुत सारे आज भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को। तो प्रस्तावना में लिखा एक एक वर्ड हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा, कोशिश चल रही हैं पर वो हो थोड़ी पा रहा है। तो अब इसको लेकर आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट और केस ठोक दो भारत सरकार पे कि भैया प्रस्तावना में तो ये लिखा है, आप तो पूरा कर नहीं पा रहे हो। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्न क्या आएगा कि क्या प्रस्तावना फोर्सेबल है? तो नहीं है, यानी कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है? नहीं है, अपरिवर्तनीय है। यानी कि प्रस्तावना को लेकर, डीपीएसपी को लेकर आप नहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट की भाई ये शब्द लिखा था, इसको आप मान नहीं रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताया और कहा कि कोई भी सरकार धर्म के आधार पर काम नहीं कर सकती। आज की स्थिति क्या है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं। क्वेश्चन 1, प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं। क्वेश्चन 2, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है? हाँ है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, तभी उसमें संशोधन हो सकते हैं। केवल 1973 में जो केशवानंद भारती केस है उसके तहत जो भी शब्दों को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के डब्बे में डाल दिए गए, उनमें संशोधन नहीं हो सकता है, बात खत्म। संवैधानिक संशोधन देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976। आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार द्वारा किए गए संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया कि कितने शब्द जोड़े गए, तो उसमें 4 उत्तर माना उन्होंने इस और को भी मान लिया, लेकिन आप 3 ही लगाएंगे, एससी 3 मानता है। इससे पहले प्रस्तावना में केवल राष्ट्रीय एकता का उल्लेख था। 44वें संविधान संशोधन, ये इसमें नहीं हुआ, केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ है। इस संशोधन ने 42वें संशोधन द्वारा लागू किए गए आपातकालीन प्रावधानों को कमजोर किया, लेकिन प्रस्तावना में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा। ये इसको प्रस्तावना के संशोधनों से नहीं जोड़ेंगे, केवल एक ही जोड़ेंगे, केवल एक ही मानेंगे। इसमें जिक्र आया था उसका प्रस्तावना का, लेकिन जो इसमें नियम बनाए गए थे उन्हीं को बरकरार रखा, इसलिए ये जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, एक ही जोड़ेंगे। कानूनी स्थिति, प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो बता चुका हूँ आपको, लेकिन यह स्वयं में कोई न्यायिक परिवर्तनीय अधिकार प्रदान नहीं करती। यानी कि ये परिवर्तनीय नहीं है, जस्टिएबल नहीं है। आप जाकर ये नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में जो जो लिखा है वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा, आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देनी ही पड़ेगी। अब आपकी प्रतिष्ठा नहीं है मान लो, तो कैसे मिले प्रतिष्ठा आपको? आप बोलो जाके सुप्रीम कोर्ट में कि जितनी प्रतिष्ठा अंबानी को है उतनी ही मुझे दो, क्योंकि आपने इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना। भैया कैसे हो जाएगा? ये संभव नहीं है। यह संविधान की व्याख्या करने में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। मार्गदर्शक है, संविधान में कोई भी संशोधन हो रहा है तो आप प्रस्तावना पढ़ सकते हो कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान को इन उद्देश्यों के लिए बनाया था, कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं।
प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को लागू करने के लिए सरकार विभिन्न नीतियों और कानूनों का निर्माण करती है। तो ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान कैसे बना, वो पूरी प्रोसेस, कितने सदस्य थे, क्या था सब कुछ, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना। 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या आपको कुछ भी रटना पड़ रहा है। हमारा अगला टॉपिक होगा, पहली अनुसूची वगैरह पढ़ेंगे अब हम, यहाँ बहुत कुछ है। अगले टॉपिक से हम अभी आपको अगला टॉपिक भी बताएंगे। अभी आप बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है।